प्रमोद जी, जयवीर जी, मैं आपको जो आपका मौर्य प्रशासन है 3 पार्टों में कराऊंगा। आज एक पार्ट केंद्रीय प्रशासन कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, दूसरा आपका प्रांतीय प्रशासन, तीसरा नगरीय प्रशासन, और तीनों जयवीर जी आपको 10वीं 12वीं किताब में दे रखे हैं। ठीक है, शुरू करें। तो आप लिखें पूजा जी, टॉपिक डाल लें मौर्य काल का केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, टॉपिक डाल लें मौर्य काल का केंद्रीय प्रशासन, मौर्य काल का या केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, अब इसमें जो प्रश्न बनते हैं उन्हें हमें पढ़ना है। अब मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उससे सुने। एक क्वेश्चन आता है, सन्निदाता किसे कहते हैं, प्रतिष्ठी किसे कहते हैं, अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर को या 27 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को। ठीक है रश्मि जी, अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर को है, 27 को मत लिखना। ठीक है, चले आगे। तो मौर्य काल का केंद्रीय प्रशासन पढ़ रहे हैं। अब देखो, आपने केंद्रीय मंत्री परिषद पढ़ी या नहीं, सभी बताएं, पढ़ी ना? संजय जी, अर्चना जी, नीतू जी, सभी को राम राम, स्वागत है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने केंद्रीय मंत्री परिषद पढ़ी या नहीं? ठीक है, आपने पढ़ी या नहीं? ठीक है, तो मेरे मित्र ध्यान रखें, पढ़ी? ठीक है, तो आज बात करते बिल्कुल केंद्रीय प्रशासन की बात कर रहा हूं, केंद्रीय प्रशासन की बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल केंद्रीय मंत्री परिषद में जैसे आपने वहां अपनी चैप्टर वहां ले जाओ जहां मैंने केंद्रीय मंत्री परिषद पढ़ाई थी, उसी लेवल पे आपको ये याद कराने की कोशिश करूंगा, क्लास में ही याद करा दूंगा। ठीक है मेरे मित्र? हाँ जी, चले मेरे गुलाबों, मेरे फूल पत्तियों, मेरे, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या था, जब मौर्य काल चल रहा था तो मौर्य काल में जो प्रशासन था वह कैसा था, उसकी आपको 2 विशेषताएं याद रखनी है। मौर्य काल में जो प्रशासन था उसकी आपको 2 विशेषताएं। नंबर 1, राजा निरंकुश था। राजा कैसा था? निरंकुश। लेकिन राजा कैसा था? कल्याणकारी था, जनता की भलाई करने वाला था। ये आप विशेषता याद रखने। राजा निरंकुश था। विष्णु जी, रत्नी पटेल जी, राम राम। पटेल साहब कैसे हो? लोकेश जी बहुत बढ़िया होंगे। सीमा जी नमस्ते। तो मौर्य काल में राजा निरंकुश था। एक बात अभी बताऊंगा, राजा निरंकुश का मतलब क्या होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं राजा, ठीक है, तो राजा निरंकुश था, एक बात। दूसरी बात, मौर्य काल में सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया। विकेंद्रीकरण कर दिया। किसमें कर दिया? तो राजा में। किसमें? राजा में। तो मौर्य काल में सत्ता का विकेंद्रीकरण राजा में कर दिया। अब मौर्य काल में जो राजा को क्या कहते थे, तो राजा को सम्राट कहते थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है मेरे मित्र? तो आपको याद रहे मौर्य काल में राजा निरंकुश था। 10वीं क्लास में एक लाइन गलती आ गई, मैं आपको स्पष्टीकरण कर देता हूं। 10वीं क्लास में लिखा हुआ है सत्ता का विकेंद्रीकरण राजा में कर दिया, लेकिन राजा निरंकुश नहीं था। ये लाइन गलत है। राजा निरंकुश था। इसका मतलब अंकुश, राजा पे कोई अंकुश लगाने के लिए कुछ नहीं था। हाँ, सलाह के लिए है, अंकुश लगाने के लिए नहीं। नहीं राजा तू ये काम नहीं करेगा, सलाह के लिए थी। सलाह के लिए मंत्री परिषद होती थी। उसी बात पे बिल्कुल आज की तरह
जैसे राष्ट्रपति, मौर्य काल में राजा की स्थिति वर्तमान भारत के राष्ट्रपति जैसी थी। राष्ट्रपति की सहायता सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी, ऐसे यहां भी होगी। जयवीर जी, विष्णु जी, लौके जी, ध्यान रखना इस बात को। तो आपकी ये दो विशेषताएं आपको याद रखनी है कि मौर्य काल में राजा निरंकुश था। कहने का मतलब है आपको दो विशेषताएं। निरंकुश का मतलब क्या होता है? निरंकुश का मतलब है किसी कोई ऊंचा वर्ग, कोई ऊंचा पद राजा से नहीं था। कैसे हम कह सकते हैं राजा से ऊपर कोई नहीं था? क्योंकि राजा पूरे हिंदुस्तान का, मौर्य काल का, मौर्य साम्राज्य का, मौर्य प्रशासन का, भाइयों शेयर करो, धुआं धुआं कर दो। रत्नो पटेल जी कह रहे हैं, पटेल जी की बात मान लें। ठीक है पटेल जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सम्राट जो होता था, ठीक है, और मैं आपको बता रहा था राज्य का, जैसे राज्य का मुख्य न्यायाधीश ये है। जैसे वर्तमान में देश का मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान रवि जी, नरदेव जी, सभी को राम राम, सभी को स्वागत है, वेलकम है मेरी इस क्लास में आने का। मैं क्या कह रहा हूं, नथन सिंह जी गुड आफ्टरनून। मैं कह रहा हूं कि राजा मौर्य काल में निरंकुश था, क्योंकि राजा ही राज्य का मुखिया होता था, अर्थात राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता था, अर्थात न्याय राजा करता था। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट था राजा उस जमाने का, इसलिए राजा क्या था? निरंकुश था। ठीक है, 10th क्लास में जो गलती है मैंने आपको बता दी, तो राजा निरंकुश था। सोनू जी, सोनू जी आपका स्वागत है। राजा कैसा था? निरंकुश था। एक बात, क्योंकि मौर्य काल में राज्य का मुख्य न्यायाधीश राजा ही कहलाता था, राजा ही होता था। ठीक है, हाँ, महादेव के लाले जी, महाकाल के लाले जी, आपका स्वागत है। सोनू जी गुड मॉर्निंग। अब तो गुड आफ्टरनून, कोई बात नहीं, हमारे लिए तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एक बराबर है आपके लिए, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत तैयारी। तो राज्य का मुख्य न्यायाधीश मौर्य काल में राजा ही होता था। मौर्य काल में सबसे बड़े राजा को सम्राट कहते थे। एक बात। नंबर 2 बात, दूसरी बात, सर्वोच्च सेनापति होता था। मौर्य काल का जो सम्राट था वो सर्वोच्च सेनापति होता था। एक बात ये ध्यान रखना, ये आपको ऐसे ही याद करनी है और ऐसे ही लिखनी है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि आपको पेपर में यदि क्वेश्चन बना 10वीं क्लास या 12th क्लास के आधार पर उसने क्वेश्चन बनाया, आपको ऐसे ही बनाएगा, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना मेरे मित्र, मेरे दोस्तों, मेरे शेर शेरनियों। तो आपको पूछेगा राजा के बारे में, राजा निरंकुश था, तो राजा निरंकुश था क्योंकि राजा पूरे राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता था, और सर्वोच्च सेना का, सभी पूरी सेना का, जैसे तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, ऐसी मौर्य काल में पूरी सेना का, संपूर्ण सेना का सेनापति कौन होता था? सम्राट होता था। शोभना जी, ठीक है, वरदाम गुर्जर साहब, ठीक है, ब्रह्म गुर्जर जी, तो ध्यान रखना। और मौर्य काल में सर्वोच्च सेनापति कौन होता था, या राज्य का मुख्य न्यायाधीश कौन होता था? उस समय मुगल साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश राजा ही कहलाता था। तो आपको सम्राट ही करना है। एक बात। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब मैं इसी में डायग्राम बढ़ाते जा रहा हूं। ठीक है, चलो इधर की लगा देते हैं। अब देखो, केंद्र शासन में मैंने बताया कि राष्ट्रपति सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। ऐसे ही मौर्य काल में सम्राट अर्थात राजा की सहायता और सलाह के लिए, सहायता और सलाह के लिए, सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। अब देखो, बिल्कुल मेल खा रहा, राष्ट्रपति थे,
केंद्र सरकार से बिल्कुल मेल खा रहा है जयवीर जी। रीट में 2 नंबर से ही 112 मार्क्स थे, ठीक है, यही तो है। तो मेरे मित्र जयवीर जी चिंता मत कीजिए, अब के मेरा लक्ष्य है मेरे जितने विद्यार्थी 132 से ऊपर जाने चाहिए, 150 में से 132 से ऊपर नंबर आने चाहिए, जब तो आएगा मजा पढ़ने का। ये तैयारी करो, 132 से ऊपर नंबर लाने हैं, अब के कुछ भी है जा, ठीक है। तो मौर्य काल में राजा की सहायता और सलाह के लिए एक क्या होती थी, ध्यान रखना, मंत्री परिषद होती थी। मैं इस टॉपिक को बिल्कुल धीरे पढ़ाऊंगा क्योंकि बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिमाग से नहीं उतर जाए, संग संग क्लास में हो जाए। मैं संग संग आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा भी, पहले चैप्टर इसमें पूरा कर लेता हूं, फिर मैं आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी बताने वाला हूं। एक बात तो राजा की सहायता सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। अब इस मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था, मौर्य काल में मंत्री परिषद को क्या कहते थे, ये प्रश्न आएगा। सचिन जी, सचिन शुक्ला जी, हेलो, कैसे हो, बढ़िया होंगे, ये प्रश्न आएगा, ठीक है। मौर्य काल में मंत्री परिषद को क्या कहते थे, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। परिसा कहते थे। परीक्षा याद नहीं आ रही तो परीक्षा याद कर लो, अब पेपर में परीक्षा तो आवे नहीं, परिसा, परिसा कहलाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, मौर्य काल में मंत्री परिषद को क्या कहते थे, ठीक है। तो मौर्य काल में मंत्री परिषद को, ठीक है, परिसा कहते थे। एक बात, अब मंत्री परिषद में कितने तरह के सदस्य होते थे, वर्तमान में भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद में कितने तरह के, 3 तरह के। कितने तरह के मेरे मित्र, 3 तरह के होते थे, इतना हम जानते हैं, 3 तरह के मंत्री होते थे। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है, मौर्य काल में मंत्री परिषद में 2 तरह के मंत्री होते थे। कितने, 2 तरह के मंत्री होते थे। अब बात करते हैं दोनों तरह के मंत्री की। अब वे कौन कौन से मंत्री है साहब, नंबर 1, ठीक है, और नंबर 2। अब पहला मंत्री और दूसरा मंत्री बताऊंगा। 10th क्लास या 12th क्लास आप पढ़ के आए, जब मैं आपका ऑब्जेक्टिव आपका टेस्ट लूंगा, जब मैं आपसे पूछूंगा इन चीजों को, मैं इसलिए साथ साथ धीरे धीरे करके बताते जा रहा हूं। मौर्य काल में मंत्री परिषद में मुख्यतः 2 तरह के मंत्री होते थे। एक मंत्री अंतरंग सदस्य, अर्थात 2 तरह के सदस्य हो गए, 2 तरह के मंत्री, अंतरंग सदस्य है, एक अन्य सदस्य है। अन्य सदस्य तो आपके अधिकतर अध्यक्ष ही हैं, कहलाते हैं, तीर्थ जिसे कहेंगे, ठीक है, कैबिनेट राज्यमंत्री, उपमंत्री, रश्मि जी, ठीक है। और अंतरंग सदस्य क्या कहलाते हैं, कहते हैं विशिष्ट सदस्य होते थे, विशिष्ट मंत्री होते थे। अब विशिष्ट मंत्री कौन कौन से, अब मौर्य काल में कहते हैं अंतरंग सदस्यों को, मौर्य काल में मंत्री परिषद के अंतरंग सदस्यों को क्या कहा जाता था, इसको आपको याद रखना है। एक बात, मौर्य काल में अंतरंग सदस्यों को नरदेव जी बहुत बढ़िया क्या कहते थे, अब यह है क्वेश्चन। जैसे मौर्य काल में मंत्री परिषद को परिसा कहते थे, ऐसे मौर्य काल में अंतरंग सदस्यों को क्या कहते थे, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और आंसर क्या होगा, मंत्रण कहते थे। क्या आंसर है, मंत्रण, बस इतना याद। दूसरी बात, जो अन्य सदस्य होते थे, अब इनको वेतन कितना मिलता था, एक बात। ऐसे अंतरंग सदस्य होते थे अर्थात मंत्रण होते थे, इनका वेतन कितना था। अब आपसे वेतन पूछ सकता है, बताएगा कोई कितने वेतन है, ठीक है, अंतरंग सदस्य हो गए, बताइए। तो आप ध्यान रखना, जो अंतरंग सदस्य होते थे इनका वेतन प्रति माह
यदि प्रतिमाह पूछे तो आपको रख लें, प्रतिमाह की बात करें तो 400 पण प्रतिमाह मिलते थे। और एक साल में कितने महीने? 12, और 12 चौके 12 से गा रहा हूं तुमने, कितना आंसर हो गया? 48। ठीक है। और इस प्रकार इनको वार्षिक जो पण वेतन मिलता था वो 48,000 रुपये मिलता था। 48,000 रुपये। बात टाइम पे जो मुद्रा थी वो पण थी। पण क्या था? मौर्य काल में पण किस धातु का सिक्का था? बताइए महाकाल के लाले जी, बताइए बताइए मेरे मित्र, जितने मित्र हैं सभी आंसर देंगे। मौर्य काल में पण किस धातु का सिक्का था? मौर्य काल में पण किस धातु का सिक्का था? बताओ। 48 पण, 48,000, 48 नहीं 48,000 पण, 400 प्रतिमा पण मिलते थे। और पण क्या कहलाता था? चांदी का सिक्का। तनु जी बहुत बढ़िया। क्या है? चांदी का। नथन जी, विष्णु जी, नशा जी, रचना जी, रश्मि जी, सुषमा जी, विनीता जी, रोतेश कुमारी जी, तनु जी, विजय जी, महाकाल के प्रकाश जी, ठीक है बहुत बढ़िया। रश्मि जी, प्रमोद जी, उमेश जी, कृष्णा चौधरी जी, सोनू जी, अर्जुन जी, पिंकी जी, जयवीर जी, आंसर चांदी का सिक्का। तो क्या आंसर हो गया? चांदी का सिक्का था। इस प्रकार चांदी के सिक्के मिलते थे। चांदी का सिक्का। दोबारा सुने। मौर्य काल में अंतरंग सदस्यों अर्थात मंत्रिण को वार्षिक कितना वेतन मिलता था? तो आपको 48,000 रुपये कराने हैं। और मंत्री पूछे तो 4,000 पण मिलता था। अब आ जाओ, जो अन्य सदस्य इनके अलावा होते थे इनको वेतन कितना मिलता था? तो इनको कितना वेतन? 100 पण मिलते थे। और 12 महीना के कितने है? 12,000 पण मिलते थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दोबारा सुने। अब मैंने आपको, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? दोबारा सुनिए। मैंने आपको यहां पढ़ाया, दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया है, नहीं दिखाई दे रहा? रिवाइज करा रहा हूं मैं। देखें, मौर्य काल में राजा निरंकुश था लेकिन कल्याणकारी था। मौर्य काल में सत्ता का विकेंद्रीकरण राजा में निहित कर दिया। मौर्य काल में राजा को सम्राट कहते थे क्योंकि सम्राट मौर्य काल का देश का मुख्य न्यायाधीश कहलाता था। और मौर्य काल में सम्राट ही सर्वोच्च सेनापति होता था। और सम्राट अर्थात राजा की सहायता सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे परिषा कहते थे। क्या कहते थे? याद कर लेना, जिसे परिषा कहते थे। मंत्री परिषद में मुख्यतः 2 तरह के सदस्य हुआ करते थे। एक है अंतरंग सदस्य, एक है अन्य सदस्य। अन्य सदस्य का तो केवल वेतन याद कर लेना जो अध्यक्ष के रूप में है। अंतरंग सदस्यों को मंत्रिण कहते थे जिनको 48,000 रुपये वार्षिक पण मिलता था। अन्य सदस्यों को 12,000 रुपये वार्षिक पण मिलता था। तो ये वार्षिक वेतन है मित्र। मेरे दोस्तों, ये वेतन मैंने कैसे बताया? वार्षिक बताया। और मंथली पूछे तो आपको यहां लिखे हुए मंथली, ये मंथली पेमेंट है। और वार्षिक आपके यहां लिखे हुए हैं। ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लें। ये मैंने कोई बड़ी बात नहीं बताई। सर कोचिंग कब से खुलेंगी कोई पता नहीं। बंटी जी, विष्णु जी, कोचिंग खुलने का तो इंतजार ही मत करो, तैयारी करने का इंतजार करो, सिलेक्शन का इंतजार करो मेरे मित्र। ठीक है बंटी जी, आप तो तैयारी करें। आपको बिल्कुल क्लास जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बताओ कोई कमी आ रही हो क्लास जैसे में? कोई कंजूसी कर रहा हूँ? कोई कंजूस नहीं होगी। और सर मुझे लगता है कि क्लास से 10% ऊपर ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हम फ्री हैं, कोई लिमिट नहीं है, टाइम नहीं है। और हमको एक आपको हमें अनेक सुविधाएं, स्मार्ट बोर्ड की भी सुविधा मिल गई है, कोई चित्र बनाने की भी सुविधा मिल गई है। तो आराम से आपको स्पष्टीकरण हो रहा होगा। हो रहा है जी? जी, निशा शर्मा जी, ये चांदी का सिक्का, तो कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं?
पंकज जी राधे राधे। रोते जी ठीक है, अगेन दोबारा सही। हाँ सर ठीक है, पढ़ कहाँ होता है? अब पढ़ें। सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का होता है। मौर्य काल में चांदी के सिक्के को पण कहते थे। पल एक सोने का सिक्का था। पल मौर्योत्तर काल में, पल पल की बात करें, पल 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 सोने का सिक्का था, पण चांदी का सिक्का था। ठीक है, तो मैं आपको एक बार एंट्री बता दूं। देखो पण और पल अलग हो गए। पण तो हो गया चांदी का सिक्का, पल हो गया सोने का सिक्का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, भारत में पहला सोने का सिक्का है, भारत में। ठीक है, ये फर्स्ट सोने का सिक्का है। अब देखिए, चलो ये बात हो गई। बताओ इतना कोई दिक्कत या में कोई दिक्कत ना है? टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपको मैं बताऊं, ठीक है, ये है केंद्रीय मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, ये टॉपिक चला, लास्ट का टॉपिक है। तो ये मुझे आशा है कि आपको ये याद हो गया होगा, साथ साथ याद हो गया होगा। यही प्रश्न बनेगा इसमें। अब बात करते हैं आगे। अब कहते हैं मंत्री कैसे बनते थे, ये भी क्वेश्चन है। मंत्री कैसे बनते थे? जैसे वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों में या राज्यसभा के सदस्यों में थे मंत्री बनते हैं। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन यहाँ मंत्री कैसे बनते थे? मंत्री परिषद में मंत्री कैसे बनते थे? मंत्रियों का समूह है जी। तो कैसे मंत्री बनते थे? तो यहाँ भी अब तो कहते वहां तो चुनाव होते थे भाई। एमपी जो सांसद हैं, राज्यसभा का सांसद है या लोकसभा के सांसद, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीतते थे। जनता उन्हें चुन करके भेजती थी। लेकिन यहाँ कौन भेजता था? क्या राजा स्वयं चुनता था? हाँ, राजा नियुक्ति करता था मंत्रियों की, लेकिन एक एग्जाम हुआ करता था। उस एग्जाम का नाम पूछेगा। किस पद्धति से मौर्य काल में मंत्री परिषद अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी? एक पद्धति हुआ करती थी, जैसे आईएएस आरएएस का प्री पेपर होता है, फिर मेन पेपर होता है, फिर इंटरव्यू होता है जब ज्वाइनिंग दी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही था। तो यहाँ क्या होता था कि मंत्री परिषद की नियुक्ति के लिए एक एग्जाम लिया जाता था। और वो एग्जाम क्या था? उस एग्जाम को आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बड़ा कर रहा हूं मैं यहीं पे, ठीक है, यहीं क्लियर करूंगा उसको। उसे क्या कहते थे? अर्थात जब इनको नियुक्ति दी जाती थी सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद में मंत्रियों की, तो इनके चरित्र की जांच के लिए, चरित्र की जांच के लिए। गुड़िया पचौरी जी ठीक है, सर जी कमेंट भी देख लो। हाँ जी, क्या लिखा है बताओ? L1 प्लीज इन्फॉर्म के, समझ में नहीं आ रहा बातें, एक्सपेक्ट बता दो सर। वेतन दोबारा अभी बस रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, दोबारा मैं रिवाइज कराऊंगा क्योंकि ये कठिन टॉपिक है। आपको पहली बार पढ़ रहे होंगे, आपको चिंता मत करो, मैं आगे खींचूंगा नहीं। टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको एक एक बात क्लियर कराऊंगा। मैं इसको बता देता हूं, फिर मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, तो इसे और सुन लें, फिर मैं आपको वेतन बता रहा हूं कि राजा मंत्रियों की नियुक्ति करता था, लेकिन इससे पहले एक एग्जाम लेता था करेक्टर चरित्र का। ठीक है, हाँ जी, मजा आ रहा है? देखो पंकज जी, तो एक एग्जाम लेता था जैसे आजकल एग्जाम लेते हैं नौकरी से पहले। उस समय राजा भी मंत्रियों की नियुक्ति से पहले एक एग्जाम लेता था। उससे क्या कहा गया है वो पूछेगा, उससे क्या कहा गया है? तो ध्यान रखना, उसका नाम था उपदा। उपधा या उपदा कुछ भी आ जाए, आंसर एक ही है, उपधा या उपदा। उपदा परीक्षण एक एग्जाम होता था, इसे उपदा परीक्षण कहते थे। और किसका? चारित्रिक जांच होती थी, चरित्र की, करेक्टर की। कोई करेक्टर लूट तो ना है भैया, कोई अन्य केस तो ना है। तो उपदा परीक्षण होता था
उपदा या उपधा, ठीक है, एक ही चीज है तनु जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। उपदा परीक्षण होता था, चरित्र की जांच होती थी, फिजिकल टेस्ट। कांस्टेबल जी, जैसे कांस्टेबल के रेमो जी, नमस्ते पिंकी जी, गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, ठीक है। रेमो राजकुमार जी, बहुत बढ़िया, आपका भी स्वागत है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या कह रहा था कि एग्जाम मंत्रियों की नियुक्ति से पहले उपदा परीक्षण लेते थे, जिसमें उनके चरित्र की जांच की जाती थी, फिजिकल टेस्ट, बाजमाने को वर्तमान को फिजिकल टेस्ट के समान। तो अब मैं आपको बताऊं, ऐसे करके मंत्री बन जाते थे, अंतरंग सदस्य बन जाते थे, इनको एक स्पेशल डिपार्टमेंट देते थे, ठीक है। ये विशेष मंत्री हुआ करते थे, कौन? अंतरंग सदस्य। ये विशेष मंत्री, इनकी सहायता के लिए भी, जिस प्रकार राज्य मंत्री होते हैं, उस जमाने में भी राज्य मंत्री हुआ करते थे, जिन्हें विभाग अध्यक्ष कहते हैं, तीर्थ कहते हैं, ठीक है। सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनकी सहायता के लिए, अंतरंग सदस्यों की सहायता के लिए विशेष मंत्री होते थे, उन विशेष मंत्रियों को तीर्थ कहते थे। तीर्थंकर नहीं, तीर्थ। मौर्य काल में तीर्थ क्या था? 18 विभाग। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख किया है। उन 18 विभागों को सम्मिलित रूप से तीर्थ कहा जाता था। तो विशेष मंत्री, विशेष डिपार्टमेंट के मंत्री होते थे, तो उन्हें तीर्थ कहा जाता था, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं, अभी बात कर रहे थे रिवाइज के रूप में, दोबारा कुछ बच्चे पीछे आए कि नया टॉपिक है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एक बार और रिवाइज कर दूं। अभी बता रहे थे गुरुजी वेतन के बारे में, दोबारा बता दें, अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, देखिए मैं कह रहा हूं, मौर्य काल में जो प्रशासन था, वो राजा की अधीनता, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया, अर्थात पूरी सत्ता अपने हाथ में किसने ले ली? राजा ने ले ली। तो संपूर्ण सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया। राजा निरंकुश था, अर्थात राजा के ऊपर कोई नहीं था, राजा सर्वे सर्वा था। राजा उस जमाने का एक तरह का मुख्य न्यायाधीश था, निर्णय ये लेता था, मुख्य न्यायाधीश, जज का काम भी ये करता था, न्याय का काम भी ये करता था, इसके ऊपर कोई मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश नहीं था। और सर्वोच्च सेनापति था, अपनी सेना का निरीक्षण करता था, सेना में किसको रखना, किसको नहीं रखना, सेना कितनी बड़ी है, कितनी छोटी करनी है, सब इसी के अधीन थी। पंकज जी, रेम्बो जी, सब इसी के अधीन थी, ठीक है। एक बात अब कहते हैं, सम्राट की सहायता सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, और मौर्य काल में उस मंत्री परिषद को, मंत्रियों के समूह को परीक्षा कहते थे। इनकी जो ज्वाइनिंग होती थी, इनकी जो भर्ती होती थी, एक परीक्षण हुआ करता था, उस परीक्षण को क्या कहते थे? उपदा परीक्षण कहते थे। और इसमें उनके चरित्र की जांच होती थी, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल दौड़ धूप करवाते होंगे। अब मुँह तो ना पता कि कांस्टेबल में कै मिनट में कितनी मीटर की दौड़ करवा में, तो फिजिकल टेस्ट हुआ करता था। करेक्टर सर्टिफिकेट बनते थे, ठीक है, शपथ पत्र लिखवाया जाता था, कोई गलती है तू जाको जिम्मेदार हो। तो ये आज भी चल रही है हमारे यहाँ। एक बात, ठीक है। अब मंत्री परिषद को परीक्षा कहते थे। मंत्री परिषद में विशेष रूप से दो तरह के मंत्री होते थे, अंतरंग सदस्य और अन्य सदस्य। अन्य सदस्य को जो अध्यक्ष होते थे, जो आगे आपको डिपार्टमेंट आएंगे अन्य, ठीक है, उनके बारे में है। तो ये छोटे मंत्री होते थे, इनको महीना में 100 पण दिया जाता, 100 चांदी के सिक्के। अर्जुन जी, शोभना खान जी, ध्यान से सुने, सुमन जी, नथन सिंह जी। तो जो अन्य छोटे मंत्री होते थे, उनको महीना पे 100 चांदी के सिक्के मिलते थे, और चांदी के सिक्कों को पण कहते थे। और 12 महीना में, अर्थात एक साल में कहेंगे 12 गुणा कर दो, ठीक है। रेम्बो जी करें, सभी लाइक और शेयर करें, तो इनकी भी मान सम्मान रख लें। तो 1000 पण था, और 12 महीना कहेंगे 12,000, तो महीना के तो मासिक तो है 100 पण, और वार्षिक पूछे तो 12,000 पण। 12 महीना है रेम्बो जी, ठीक है, चिंता मत करो, सभी मित्र मेरे करेंगे। और जब आत्मा से प्रसन्न हो जाएंगे, अपना भी लाइक, अपना भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं, और रेम्बो जी आपको भी समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो 100 पण 12, तो 12,000। ऐसे जो मुख्यमंत्री, अन्य जो मेन मुख्यमंत्री, पुरोहित इसी में आते थे, ध्यान रखना। आपको आ जाए विशेष मंत्री में 2 मंत्री विशेष रूप से आते थे, तो ध्यान रखना इनमें, एक तो है पुरोहित, राजा का धार्मिक मंत्री हुआ करता था एक तरह का,
और एक प्रधानमंत्री के रूप में उसे उप मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या, ठीक है, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं। तो ये अन्य मंत्री हुआ करते थे, इनको जो वेतन, कैबिनेट मंत्री एक तरह के। अब ये क्या हो गए, मंत्रिण, अर्थात अंतरंग सदस्य जो मंत्रिण थे। अब उनकी तुलना यदि हम वर्तमान में करें तो किससे कर सकते हैं, कैबिनेट मंत्री से कर सकते हैं। ये एक तरह के कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्रियों को 48,000, यहां देखो ये लिखा हुआ है, बारह चौके 48, 400 रुपये महीना। तो 12 महीना के 12 चौके 48,000 रुपया साल की पेमेंट मिलता था कैबिनेट मंत्रियों को, ठीक है। पण मिलते थे, चांदी के सिक्के 48,000 मिलते थे। लेकिन जो छोटे मंत्री होते थे उनको 12,000 मिलते थे। कैबिनेट मंत्री थे, जो मान लो कैबिनेट मंत्रियों को 48,000, और जो छोटे राज्य मंत्री या उपमंत्री के रूप में होते थे उनको 12,000 रुपये मिलते थे। आगे बड़े मंत्रियों को 48,000 और छोटे मंत्रियों को 12,000। अब बताओ कोई दिक्कत है? 12 चौके, हाँ वो 4,000 है, सॉरी नहीं 48,000 ही है, 48 नहीं 48,000, ठीक है। ऐसे यहाँ आपको 1,000 अच्छा हो गया, एक बीच में और है, तो ऐसे करके 48,000, 1,000 सॉरी 100 हो गया, ठीक है। 10 और हैं इसमें बोनस के अंक हैं। तो ऐसे करके इनको जो वेतन भत्ता है ना, वेतन प्लस भत्ता जैसे आज वर्तमान मिलते हैं, तो ऐसे करके 12,000, 48,100 हो गए। तो ये विशेष करके ध्यान रखना, किताबों में ये दे रखा है, आपको ये रखना बाहर से कितने हजार, 48,000 रुपये मिलते थे, और यहाँ छोटे मंत्रियों को 12,000 मंत्री मिलते थे, 12,000 पण मिलते थे, ठीक है। हमारा एक का चक्कर पड़ गया है, 100 का भत्ता हो रहा है इसमें, इतने ही भत्ता 100 + 100, ठीक है। तो ऐसे करके तो ध्यान रखना 10 प्लस है आपके वेतन भत्ता के रूप में है, आपको ये याद रखने और कुछ याद मत करना। इनको याद कर लेना कि कैबिनेट मंत्रियों को, जो विशेष मंत्री थे, जो मंत्री थे, उनको वेतन 18,000 रुपये वार्षिक मिलता था, और छोटे मंत्रियों को 12,000 रुपये वार्षिक मिलता था। भत्ता रहेगा वहां में, भत्ता नहीं जोड़ो, भत्ता भी बताना था, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको इससे मत करना, आप तो इनको याद कर लो, वार्षिक वेतन कितना मिलता था, 48,000 रुपये, और छोटे मंत्रियों को 12,000 रुपये, अर्थात कैबिनेट मंत्रियों को 48,000 रुपये, बस उसको मत करना, ठीक है। हाँ वो भत्ता रह गया था +10, वो भी जोड़ने गुणा करना था। तो ये करके आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनता है, पुरोहित और मुख्यमंत्री किस श्रेणी में आते थे, तो मंत्रिण में आते थे, ये भी ध्यान रखना। किस में आते थे, मंत्रिण में आते थे। हाँ 100 का +10 बोनस, भत्ता तो रहेगा मेरे को, ऐसे करके भत्ता पूरा मैंने स्पष्टीकरण यहाँ छूट गया था, तो आप इसे कर लेना। तो कैबिनेट मंत्रियों को 48,000 रुपये, उनसे छोटे मंत्रियों को 12,000 रुपये वार्षिक वेतन मिलता था। क्लियर हो गया। अब बात करें तो ये आपको ऐसे याद करना। अब बात करते हैं आगे की ओर, ठीक है साहब, मंत्री हो गए, पेमेंट में हमने बता दिया। अब है मौर्य काल में प्रांतों की विशेषता बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब मौर्य काल में प्रांत के बारे में पूछते हैं, राज्य के बारे में पूछते हैं। अब हम राज्य की बात कर रहे हैं, तो मौर्य काल में जो हमारे कौटिल्य जी थे, इन कौटिल्य जी ने राज्य का एक सिद्धांत दिया था। राज्य के कितने अंग बताए थे, बताओ। अब मैं आपसे पूछूंगा, कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए थे, कौन बताएगा। अब मैं धीरे करके आपको पहुंचा रहा हूं, बहुत टफ है लेकिन धीरे करके चलूंगा, कोई बात नहीं। बताइए, मौर्य काल में कौटिल्य के अनुसार राज्य के कुल कितने अंग थे। 5, 7, 3, 9। 5, 7, 3, 9। सोनू जी बताओ, महाकाल जी बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में राज्य के कितने अंग बताए गए। विष्णु जी ने 14 बताया, तनु जी ने 7 बताया, विष्णु जी ने 14 बताया, अजय जी ने 18 बताया, सुषमा जी ने 7 बताया। अब 7 की लाइन विनीता जी, 7 आंसर। राज्य के अंग बताए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बताया था मैंने। तो राज्य के कितने अंग थे, तो राज्य के कितने अंग हो गए, 4 अंग, वो सॉरी 7 अंग थे।
अब 7 अंग मैंने आपको यहाँ एक बार रिवाइज करा दूं कि राजा, ठीक है, एक अंग हो गया, मैं बता देता हूं एक बार। दूसरा, जैसे मैं यहाँ पहला तो राजा हो गया, जैसे दूसरा बताते हैं यहाँ पे जनपद, ठीक है। तीसरा मैं यहाँ ले लेता हूं अमात्य, चौथा ले लेते हैं कोष, फिर पांचवा यहाँ ले लेते हैं दुर्गो, छठा ले लेते हैं सैनिक, ठीक है, और सातवां जो अलग है उससे ले लेते हैं पड़ोसी मित्र, पड़ोसी राजा या पड़ोसी मित्र, ठीक है, पड़ोसी मित्र कह सकते हैं, पड़ोसी राजा या पड़ोसी मित्र कुछ भी कह लें, एक जगह पड़ोसी राजा लिख लें और एक जगह पड़ोसी मित्र लिख लें। ये कौटिल्य राज्य के, ठीक है, आपका दुर्ग कितने प्रकार के बताए थे? 4 प्रकार के, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं सर्वाधिक ध्यान किस पे दिया था कौटिल्य ने, ये भी ध्यान रखना है। कौटिल्य ने सर्वाधिक ध्यान किस पे दिया? कौटिल्य ने सर्वाधिक ध्यान अर्थात पैसे पे सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए राजा को, हमेशा कोष कभी खाली नहीं होना चाहिए। सर्वाधिक ध्यान किस पे दिया, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बनता है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। याद रखना इन चीजों को, ये पूछने वाले क्वेश्चन है। एक बात, अब राज्य की बात कर रहे थे हम, ठीक है, बात कर लिया। अब मौर्य काल में राज्य में कितने प्रांत थे? जो मौर्य साम्राज्य था उसमें कुल कितने प्रांत थे? अब ये क्वेश्चन आ जाए। अब देखो मैं एक क्वेश्चन में आपको बढ़ा रहा हूं आगे, अब यही बात करते चलो, इसने बता दिया। अब मौर्य काल में कुल कितने प्रांत थे? 2 तरह के क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूं। जैसे 2 तरह के प्रश्न हैं, 2 तरह के प्रश्न आपको पूछ सकता है। नंबर 1, जैसे इसने पूछा मौर्य काल में कुल प्रांत, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? कुल प्रांत की। तो मौर्य काल में बताइए कुल कितने प्रांत थे? एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा बन गया चंद्रगुप्त मौर्य के समय कुल कितने प्रांत थे? तीसरा प्रश्न है, 3 ही बनेंगे आपके। तीसरा प्रश्न बनेगा अशोक मौर्य के समय, अशोक मौर्य के समय कुल कितने प्रांत थे? 3 प्रश्न बन गए, बताइए। सभी आंसर देंगे एक लंग से, सब आंसर देंगे, मैंने ये बताया हुआ है, अभी लिखाया तो नहीं, लेकिन मैं जब मैं पढ़ा रहा था थोड़ा मैंने रिवाइज कराया था इसका। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4, बहुत बढ़िया। तनुज ने 4 बताया, अंजू ने 5 बताया, जयवी जी ने 7 बताया, सुषमा जी ने 4 बताया, गुड़िया जी ने 4 बताया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, बहुत बढ़िया। पंकज जी, बहुत बढ़िया आंसर आपका। रीना जी, विष्णु जी, प्रभा जी, तनु जी, गुड़िया जी, विष्णु जी, रीना जी, बताइए। सीमा जी बताइए। 5, 4, 4, तीनों आपने बताए। राहुल कुमार 4, अशोक के समय रीना कह रही है 5, विष्णु जी, पिंकी जी, आंसर सही चल रहे हैं कहीं तक, बहुत बढ़िया आंसर चल रहे हैं आपके। सुषमा जी, बहुत बढ़िया। रेमो जी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 थे, अशोक के समय 5 थे, बहुत बढ़िया। सुमन जी, आंसर कितने हैं? 5 हैं। विजय जी, राहुल जी, सीमा होलकर जी, बहुत बढ़िया। अब आपको ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ स्पष्टीकरण कर देता हूँ, स्पष्टीकरण कर देता हूँ। क्वेश्चन आ जाए मौर्य काल में, मौर्य काल में कुल कितने प्रांत थे? तो आंसर 5 करना है आपको। किसी राजा का नाम नहीं ले रहा पेपर वाला, एग्जामिनर में कोई राजा स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, सीधा प्रश्न पूछ रहा है मौर्य काल में कुल कितने प्रांत थे, आपको 5 कर देना। अब ऐसे पूछे चंद्रगुप्त मौर्य के समय कुल कितने प्रांत थे, तो आप 4 प्रांत कर देना, ठीक है।
अशोक के समय पूछे 5 प्रांत कर देना, इसका मतलब है 4 + 1। अब ये नवीन प्रांत जो बढ़ा था, अब आ जाए मौर्य काल का नवीन प्रांत कौन सा था, ये भी तो पूछ सकता है। मौर्य काल का नवीन प्रांत कौन सा था, कौन बताएगा? नहीं पूछ रहा, 4 प्रांत रख दिए उसने। मौर्य काल का नवीन 5वां प्रांत कौन सा था? 5वां प्रांत पूछ रहा हूं, 5वां प्रांत कौन सा था? अब ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया तो क्या आंसर दोगे? प्रकाश जी, उड़ीसा अशोक ने जीता इसलिए 5वां प्रांत हुआ। बहुत बढ़िया, कलिंग प्रांत उड़ीसा में है, कलिंग। तो रश्मि जी पहुंच चुकी हैं क्वेश्चन पे, आंसर पे। और आंसर क्या है इसका? और इसका जो आंसर है आपका, ठीक है, जो आपका आंसर है इसमें कलिंग है, और कलिंग की राजधानी तूसली। ये 5वां प्रांत है कलिंग। कलिंग पर जब आक्रमण किया, अपने साम्राज्य में मिलाया था, अशोक ने उससे अपना 5वां प्रांत का दर्जा दिया, और 5वां प्रांत कौन हो गया? और 5वां प्रांत आपका हो गया कलिंग। ठीक है, क्लियर? अब मौर्य काल में प्रांत को क्या कहते थे? अब क्वेश्चन यहां आ गया, मौर्य काल में प्रांत को क्या कहते थे, बताइए। मौर्य काल में जो प्रांत को प्रशासनिक इकाई थी, इसे क्या कहते थे? बताया भी है मैंने। दूसरी राजधानी हो गई तनु जी। अब मैं कह रहा हूं मौर्य काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? कौन बताएगा? देखते हैं आज कौन बताता है इसका आंसर। देखते हैं तनु जी, देखते हैं सीमा जी, पंकु जी। चक्र, विष्णु जी ने सबसे पहले आंसर दिया, चक्र कहते थे। निशा जी, रीनू जी, अंजू जी, उमेश जी, गुड़िया जी, चक्र कहते थे। बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। चक्र कहते थे। और प्रांत का मुखिया क्या कहलाता था? अब बात करें इसके मुखिया की, बताइए। मौर्य काल में प्रांत का मुखिया या चक्र का मुखिया क्या कहलाता था? कौन आंसर देगा इसका? वहीं ले यार मैं घुमा फिरा करके। मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहते थे, और चक्र का मुखिया क्या कहलाता था? क्रम से देना। आर्यपुत्र, ये भी सही है। आर्यपुत्र ना हो तो कुमार होगा निशा जी, ये भी सही है। अर्थात क्या कहते थे? कुमार कहते थे। यदि कुमार ऑप्शन में ना हो तो आर्यपुत्र आंसर आएगा, यदि दोनों हो तो आंसर कुमार आएगा। क्रम बाई क्रम, ये एक पे ये दूसरे पे, क्रम बाई क्रम में पढ़ना है। दोनों आ जाते हैं तो आपको कुमार पढ़ना, दोनों में से एक है तो कोई दिक्कत ना है। इतना जानते हैं क्या कहते थे? कुमार, जिसे आर्यपुत्र भी कहा जाता है। ये कौन होते थे? ये राजा का बेटा होते थे, राजा के पुत्र होते थे, राजा के पुत्र हुआ करते थे ये चारों जो भी प्रांत थे। अब मौर्य काल में जो 5 प्रांत थे उनकी बात करेंगे। इनमें से हर साल एसएसटी सेकंड ग्रेड में हर साल प्रश्न पूछा है। रीट में पिछली बार पूछ लिया, इसी में से रीट में पूछा। इस प्रांतों में से क्वेश्चन छोटी सी 4 लाइन लिखाता हूँ, मात्र 5 लाइन, 5 प्रांत हैं, मात्र 5 प्रांत में 5 लाइनों में से। और ये क्वेश्चन पिछली बार पूछ लिया, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। बहुत बढ़िया टॉपिक है। मैं कह रहा हूँ कि आज का जो सामान्य परिचय है केंद्रीय प्रशासन का, इसमें से शायद आपको इसी में से क्वेश्चन बन जाए, अंदर जाए नहीं जाए, अंदर थोड़ा कठिन है, ये नॉर्मल टॉपिक है। अब मैं बात करूंगा 5 प्रांतों की बात करते हैं। तो टॉपिक डाल लें मौर्यकालीन प्रांत, टॉपिक डालिए मौर्य कालीन प्रांत। कितने? 5 की बात करें, ठीक है। 4 प्रांत की बात कर रहे हैं हम, चारों प्रांतों को लेके चलेंगे। अब देखिए मैं याद करा रहा हूं आपको, तो इसके 4 प्रांत थे। जैसे ये पूरा साम्राज्य है मौर्य का, अशोक का है, ठीक है। और उत्तर दिशा में अशोक ने अपने साम्राज्य की स्थापना की, पूर्व में की और दक्षिण में की।
4 प्रांत हैं इसके। ये आगे 4 और 5वां प्रांत जो मेन राजधानी थी वो आपकी यहीं आएगी। अब एक है उत्तरी प्रांत, उत्तर दिशा की ओर नाम था उसका उत्तरी प्रांत। दक्षिण की ओर दक्षिणी प्रांत। पूर्व की ओर पूर्वी प्रांत और एक पश्चिमी प्रांत। ये हो गए 4 प्रांत। और 5वां प्रांत है मध्य प्रांत। मध्य प्रांत, ठीक है। नंबर 1 जैसे हम डालें इसमें, नंबर 1 उत्तरी, नंबर 2 दक्षिणी, नंबर 3 पूर्वी, नंबर 4 पश्चिमी और नंबर 5 मध्य। ये 5 प्रांत थे। इनकी राजधानी राजनीतिक केंद्र पूछे जाते हैं। अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी में से मात्र इसी डायग्राम में से हर साल सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में, और पिछली साल रीट में दे दिया। ठीक है, निशा जी ने, मेरे जो मित्र पढ़े हुए हैं मेरे से, मेरे दोस्त पढ़े हुए हैं, मेरे सहपाठी, मेरे प्रिय स्टूडेंट पढ़े हुए, उन्होंने ये आंसर दे दिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं उत्तरी प्रांत की राजनीतिक केंद्र, अर्थात इनकी राजधानी याद करनी है आपको। ठीक है, पूर्वी प्रांत की राजधानी, उत्तरी प्रांत की राजधानी, पश्चिमी प्रांत की राजधानी और दक्षिणी प्रांत की राजधानी। इनका राजनीतिक केंद्र याद करना है। ठीक है, इन दोनों का, इसका राजनीतिक केंद्र आपको याद रखना है। अब बताइए, तो उत्तरी प्रांत की राजधानी क्या थी? तो उत्तरी प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला थी। ठीक है, दक्षिणी प्रांत की राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी थी। सुवर्णगिरी थी। पूर्वी प्रांत की राजधानी, अब पूर्वी प्रांत कौन था? कलिंग था। अब कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसलिया, तोसाली। और जो वर्तमान में कहां पे है? उड़ीसा में है। कलिंग भी पूछा था एक बार, कलिंग कहां पे? उड़ीसा में है। ठीक है, अब पश्चिमी प्रांत की राजधानी, और पश्चिमी प्रांत क्या था? अवंतिका था। और अवंतिका की राजधानी क्या थी? और इसकी राजधानी थी उज्जैन। उज्जैन कहां पड़ता है? उज्जैन पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तक्षशिला कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। और सुवर्णगिरी कहां पड़ता है? मैसूर, कर्नाटक में, कावेरी नदी तक। दक्षिण में कौन सी नदी तक फैला हुआ था? कावेरी नदी तक। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि मौर्य काल में सुवर्णगिरी क्या था। ये क्वेश्चन आपको आ चुका है, मौर्य काल में सुवर्णगिरी क्या था? एक राजनीतिक केंद्र। तो मैं क्या बता रहा हूँ, मौर्य काल के राजनीतिक केंद्र का मतलब है राजधानी। तो एक राजनीतिक केंद्र था, राजधानी थी। ठीक है, चारों प्रांतों के राजनीतिक केंद्र मैंने आपको बताए। अब मध्य प्रांत रह गया। अब मध्य प्रांत को क्या कहते थे? मध्य प्रांत को प्राची कहते थे, और जो कि पाटलिपुत्र तो मुख्य केंद्र था। तो मुख्य राजनीतिक केंद्र क्या था? अब चारों में मुख्य राजनीतिक केंद्र पूछे हैं, तो मुख्य राजनीतिक केंद्र क्या था? तो मुख्य राजधानी क्या थी मौर्य साम्राज्य की? पूरे हिंदुस्तान की जैसे नई दिल्ली है, प्रत्येक राज्यों की अलग अलग है, ऐसी ध्यान रखना। मौर्य काल की जो मध्य प्रांत था, जिसे प्राची केंद्र कहते थे, प्राची प्रांत कहते थे, उसे प्राची प्रांत कहते थे, जो कि पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। तो मुख्य राजनीतिक केंद्र क्या था? पाटलिपुत्र था, पूरे मौर्य साम्राज्य की राजधानी। ये आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल ऐसे में से कुछ ना कुछ पूछता रहता है, या आपको 4 रख देगा, सुमिलित नहीं है। उत्तरी प्रांत के आगे, ठीक है, उत्तरी प्रांत के आगे उत्तरापथ। उत्तरी प्रांत को ध्यान रखना, यदि आपको और भी पूछे तो उत्तरापथ कहते थे मौर्य काल में। किताबों में इसका नाम उत्तरापथ लिखा हुआ, जैसे उत्तरी प्रांत है। तो उत्तरापथ के आगे तक्षशिला रख दिया। ठीक है, दक्षिणापथ के आगे दक्षिणी प्रांत को दक्षिणापथ हो गया।
दक्षिणा पथ। ठीक है, दक्षिणा पथ के आगे सुवर्णगिरी रख दिया, कलिंग के आगे तोसरी रख दिया और अवंती के आगे पाटलिपुत्र रख दिया। तो आंसर कौन सा गलत हो गया? ये। तो ऐसे करके आपको आंसर रख सकता है। तो मौर्यकालीन प्रांत की बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है मेरे मित्र जितने भी हैं, आपको बिल्कुल ऐसे बनाना है। एक बात, अभी तो मैंने सामान्य परिचय बताया, ये मौर्य काल का अशोक के समय का या चंद्र मौर्य के समय का साम्राज्य था। अब कहते हैं ये तो इसके प्रांत थे 5, लेकिन इसके विदेशी प्रांत और थे। विदेशी के था जिन पे दूसरे कुछ ऐसे प्रांत थे जिन पर अशोक का या मौर्य साम्राज्य का शासन नहीं था। इसके पड़ोसी मित्र, पड़ोसी राजा, तो पड़ोसी मित्र। ठीक है, पड़ोसी मित्र, और इनका उल्लेख कहां मिलता है? दूसरे शिलालेख में मिलता है। कौन कौन से? और पड़ोसी मित्र दूसरा शिलालेख और 13वें शिलालेख, इनका उल्लेख मिलता है। और कौन कौन से? चोल, पांडे, ठीक है, केरल पुत्र, सारी पुत्र, सारी का मतलब मुगली पुत्र। ठीक है, तो ऐसे करके पड़ोसी मित्रों का उल्लेख और एक विदेशी राजा का उल्लेख मिलता है। और वह कौन है? आप जानते हो, हमारा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में श्रीलंका को क्या कहते थे? मैंने आपको बताया था ताम्रपर्णी। मौर्य काल में ताम्रपर्णी क्या था? सिक्का मत कर दियो। मौर्य काल में ताम्रपर्णी श्रीलंका को कहा जाता था। ठीक है, तो ऐसे करके ये उस जमाने का मौर्य प्रशासन था। ठीक है, शुरू से ये पूरा, अभी बता रहा हूं आपको, ये पूरा मौर्य प्रशासन था। तो सबसे पहले सबसे बड़ा राजा हुआ करता था। ठीक है, सबसे पहले कौन होता था? राजा हुआ करता था। और राजा की ये शक्ति मैंने आपको यहाँ बताई थी। ठीक है, ये सबसे पहले राजा हुआ करता था। सबसे पहले मैंने ये बताया। ठीक है, राजा हुआ करता था, राजा सर्वोच्च सेनापति हुआ करता था, उसके सहायक मंत्री होते थे और कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रण कहते थे। अन्य मंत्रियों को आपका अध्यक्ष के रूप में, जिनको 12,000 वार्षिक पद मिलता था। जो कैबिनेट मंत्री थे उनको 48,000 रुपये पद, जिसमें पुरोहित और मुख्यमंत्री भी या प्रधानमंत्री भी आते थे। ठीक है, और मंत्री परिषद को परिदा कहते थे। इनका उपदा परीक्षण किया जाता था। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे। वो 7 को मैंने आपको यहाँ बताया। सर्वाधिक ध्यान उसने किस पे दिया? सर्वाधिक ध्यान उस पे कोष पे दिया। फिर मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 5 थी। और मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त के समय 4 थे, अशोक मौर्य के समय 5 थे। तो ये मैंने आपको यहाँ तक बताया था। ठीक है, तो ये बताए प्रांत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 थे, अशोक के समय 5 थे। और प्रांतों की संख्या, प्रांतों को चक्र कहते थे। और प्रांतों का मुखिया कुमार कहलाता था, जो राजा का बेटा हुआ करता था। और इस प्रकार मौर्य काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। और इनके ये राजनीतिक केंद्र थे। उत्तरा पथ, दक्षिणा पथ, प्राची, कलिंग प्रांत, अवंतिका प्रांत, प्राची प्रांत, इनकी राजधानी मैंने आपको यहाँ लिखाई। फिर इनके पड़ोसी राजाओं का उल्लेख दूसरे 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, और श्रीलंका का उल्लेख भी ताम्रपर्णी में मिलता है। तो ये आपको मैंने 10वीं और 12th क्लास के आधार पर पढ़ाया है। ये आपको पढ़नी है सीमा जी। बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बना लेना अपनी कॉपी में, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आएगा तो इसी में से आ जाएगा। आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। इसमें अध्यक्ष रह गए हैं, तीर्थ रह गए हैं। ठीक है, 18 विभाग रह गए हैं। कुछ अन्य विभाग आपको 26 डिपार्टमेंट रह गए हैं। 18 तीर्थ आपके डिपार्टमेंट हैं। और आपके लगभग 24 या 26 के आसपास जो भी आपको विभाग अध्यक्ष कराऊंगा वो मैं आपको करा दूंगा। तो कल उनकी बात करेंगे। वो थोड़ा कठिन टॉपिक है, ये नॉर्मल है, शायद इसी में से आपको पूछ ले। ये मौर्य प्रशासन था। ठीक है, आपको बिल्कुल इसी डायग्राम से पढ़ लेना, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं विराम। फिर 3 बजे पॉलिटिकल में मिलते हैं। नमस्कार।